प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने आदिकालीन साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारे में अध्ययन किया था। जब हमने आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण किया था तो वर्गीकरण में 6 प्रकार का साहित्य हमारे सामने आता है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। आज हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के आगे के 3 जो वर्गीकरण हमारे सामने हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हैं रासो साहित्य। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य प्रमुख साहित्य के रूप में माना जाता है। इसे हम वीर गाथात्मक साहित्य भी कहते हैं। पूर्व में हमने जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा को देखा था। रास काव्य अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से रासो ग्रंथों से भिन्न। रास धार्मिक दृष्टि प्रधान काव्य रचनाएं हैं, जबकि रासो रचनाएं राजाओं के चरित्र और वीरता की प्रशंसा में की गई रचनाएं हैं। आदिकाल में जब हम देखते हैं तो एक और सिद्ध, जैन और नाथ संप्रदाय के साधु अपने अपने संप्रदाय का प्रचार करने हेतु धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य का सृजन कर रहे थे, तो दूसरी ओर राजस्थान में चारण कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता और चरित्र का गुणगान करने के लिए वीरतापूर्ण साहित्य का सृजन कर रहे थे, वीर गाथाएं रच रहे थे। और ये वीरतापूर्ण साहित्य, ये वीर गाथाएं जो रासो ग्रंथ के रूप में हैं। कहने का आशय यह है कि चारण कवि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में रासो ग्रंथ की सृजना कर रहे थे, रासो ग्रंथ लिख रहे थे। वह संघर्ष और युद्धों का काल था, इसलिए जन रुचि वीर गाथाओं के अनुकूल थी। वीर गाथाएं इन चारण कवियों के द्वारा वीर गाथाएं प्रबंध और मुक्तक शैली में लिखी गई थी। यूरोप में भी वीर गाथाओं की विषय वस्तु युद्ध और प्रेम रहा है। भारत में भी इन गाथाओं की रचना प्रेरणा, श्रृंगार और वीर कर्म का उत्कर्ष ही रहा है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में राजाओं की वीरता और उनके यश की प्रशंसा में रासो साहित्य लिखा गया है। वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ हमें 2 रूप में मिलते हैं। प्रबंध रूप में जब हम देखते हैं तो खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, तो आदि वीर गीतों के रूप में जैसे आलाखंड या परमाल रासो, विसल देव रासो। अब हम जो प्रमुख रासो साहित्य हैं उन रासो ग्रंथों के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, उनका यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। दलपत विजय कृत खुमान रासो। दलपत विजय नामक कवि हुए हैं और उन्होंने राजा खुमान की प्रशंसा में खुमान रासो ग्रंथ की रचना की है। ये 9वीं शती की रचना है। इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय का चरित्र अंकन किया गया है और उनकी प्रशंसा में लिखा गया है।
इसके संबंध में साहित्यकारों में विवाद भी है। रचनाकार तथा रचना काल के विषय में स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी संदेह व्यक्त करते हैं कि ये रचना प्रामाणिक नहीं। दलपत विजय को ही खुमान रासों का अधिकांश विद्वानों ने तो 9वीं सदी के दलपत विजय को ही खुमान रासों का रचयिता स्वीकार किया है, जो चित्तौड़ के रावल खुमान का ही समकालीन था। दूसरे हैं नरपति नाला कृत विशल देव रासो। नरपति नाला नामक कवि ने विशल देव रासो की रचना की है। यह 1155 ईस्वी में की गई रचना है। नरपति नाला को विग्रहराज चतुर्थ का समकालीन और उसका राजकवि माना गया है। यहाँ जो उल्लेख किया गया है, इस ग्रंथ में राजा भोज की पुत्री से विशल देव के विवाह का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ भी विद्वानों के अनुसार प्रामाणिक नहीं है। समय और काल की दृष्टि से विद्वान मानते हैं कि ये भी प्रामाणिक नहीं। विशल देव रासो, नरपति नाला ने इस ग्रंथ की रचना की। इसमें 128 छंद है, जो उत्कृष्ट गेय काव्य है और इसके मूल रूप में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इसकी भाषा आदिकालीन प्रारंभिक हिंदी ही है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कवि सारंगधर कृत हमीर रासो। कवि सारंगधर कृत हमीर रासो, ये इस काव्य की रचना सारंगधर कवि ने की है। इसके कुछ छंद प्राकृत पेंगलम में भी मिलते हैं। इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन भी हमें दिखाई देता है। अगले कवि हैं जगनिक कवि कृत परमाल रासो। ये रासो एक लोकगेय काव्य था, जिसके मूल रूप की रक्षा संभव नहीं हो सकी। जगनिक ने इस ग्रंथ की रचना की है और इसे नए रूप में परमाल रासो सर्वथा प्रमाणिक रचना तो नहीं है, किंतु आदिकाल में रचित इस काव्य का ऐतिहासिक महत्व दूसरे ग्रंथों की अपेक्षा प्रमाणित होता है। जगनिक महोबा के राजा परमार्दी देव के आश्रित कवि थे। उसने इस काव्य में आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों के युद्ध का वर्णन किया है। इसमें प्रौढ़ वीर भावना का चित्रण हमें नजर आता है। इसकी लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसे आज भी संगीत के साथ गाया जा सकता है। इस परमाल रासो को ही आला खंड के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ इस रचना में एक दोहे के माध्यम से क्षत्रिय जीवन के बारे में कहा है कि 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। फिर है चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा लिखित प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रवरदाई ने चंद्रवरदाई दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और सामंत थे और पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की। ऐसा माना जाता है कि जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने देश में ले गया तो चंद भी पृथ्वीराज रासो अपने पुत्र जलन को सौंपकर महाराज के साथ चला गया और इस अधूरे महाकाव्य को जलन ने पूरा किया। और ये एक उक्ति भी प्रसिद्ध है जो हमें साहित्य में मिलती है, पुस्तक जलन हथ दे चली गजन नृप काज। इस तरीके से अपने स्वामी के काज के लिए
इस पुस्तक को पूरी करने के लिए अपने पुत्र जलन को सौंप करके चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के साथ है वो चले गए। उसके बाद है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य लोक से संबंध रखने वाला साहित्य और आदिकाल में सिद्ध, जैन और नाथ संप्रदायों की विचारधारा और साधना पद्धति के काव्य रचे गए तथा वीरों की प्रशंसा में रासो काव्य लिखे गए। इसके अतिरिक्त प्रेम, श्रृंगार, नीति आदि अनेक लौकिक विषयों पर भी स्वतंत्र प्रवृत्ति के रूप में ग्रंथ रचे गए थे। वो इस प्रकार है। पहला है कवि कलोल या कुशल लाभ द्वारा रचित ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ पश्चिमी राजस्थान में एक अत्यंत लोकप्रिय रचना है और इसमें लिखा गया है, अकथ कहानी प्रेम की कहीं न किण सू जाए, गूंगे का सपना भया सुमिर सुमिर पछताए। ये रचना 11वीं शताब्दी में दोहा शैली में लोक काव्य के रूप में हुई थी और 17वीं शताब्दी में जैन कवि कुशललाभ वाचक ने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार भी किया था। कछवा के राजा नल के पुत्र ढोला का 3 वर्ष की उम्र में पुंगल के पिंगल राज की कन्या मारवणी से विवाह हो जाता। उस समय मारवणी केवल 1.5 वर्ष की थी। कहते हैं पुंगल में अकाल पड़ने के कारण राजा पिंगल नल राजा के देश में चले गए थे। तभी पिंगल की रानी ने नल के पुत्र ढोला के साथ मारवणी का विवाह कर दिया था। जब ढोला बहुत बड़ा हुआ तब उसका विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो गया। मालवणी ने बहुत समय तक मारवणी का संदेश ढोला तक नहीं पहुंचने दिया। अंत में मारवणी ने डाडियों के माध्यम से अपना विरह संदेश ढोला तक पहुंचाया। ढोला तत्काल मारवणी से पुनर्मिलन को चल पड़ा। इस तरीके की विषय वस्तु से परिपूर्ण ये रचना है और ये काव्य श्रृंगार काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी है। वीर रस के काव्यों में श्रृंगार का अलग अस्तित्व ही नहीं रहता, किंतु ये कृति नारी हृदय की मार्मिक व्यंजना करने वाली श्रृंगार की उत्कृष्ट रचना है। इस काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता है और एक उदाहरण में कहा गया है, ढोला जेन आवही काजल यारी तीज, चमक मरेसी मारवी देख खिवंता बीच। इसके बाद आगे की जो रचना है वह है भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश की रचना राठौड़ जयचंद के दरबारी कवि भट्ट केदार ने महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन करने के लिए की थी। दूसरी रचना है मधुकृत कृत जय मयंक जयचंद्रिका। ये जय मयंक जयचंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 में की थी। उसके बाद अमीर खुसरो कृत खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन था। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। ये बड़े विनोदी, सहृदय और मिलनसार स्वभाव के थे। इन्होंने बड़े ही लोकप्रिय ढंग से दोहे, पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो पहले कवि थे। उनके गीतों और दोहों में अधिकतर ब्रज भाषा का ही प्रयोग है, किंतु खुसरो ने खड़ी बोली के प्रयोग अपनी भाषा में किए हैं। खुसरो द्वारा रचित कई ग्रंथ हैं, जिनमें से खालिकबाड़ी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में मनोरंजन तथा व्यंग्य की छाप दिखाई देती है और वे पहेलियों में लिखते हैं, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में
दिया और उनकी पहेलियों में वास्तव में हम देखते हैं कि लोक जीवन भरा पड़ा है। विद्यापति की पदावली। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध विद्यापति पदावली की रचना की और इस पदावली में राधा कृष्ण की लोक लीलाओं का मनोरंजक चित्रण है। जयदेव का गीत गोविंद विद्यापति की पदावली का पथ प्रदर्शक रहा है। पदावली में लौकिक भावों के साथ साथ भक्ति की भाव की भी प्रधानता है। श्रृंगार के संयोग पक्ष में विद्यापति की वृत्ति अधिक से अधिक रमी। वियोग श्रृंगार का चित्रण भी इतना आकर्षक है कि राधा कृष्ण का नाम लेने पर भी भक्ति भाव का उदय नहीं होता है। पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम और तन्मयता का रूप चित्रण है। मैथिल कोकिल विद्यापति ने पदावली के अतिरिक्त कीर्ति लता और कीर्ति पता का नामक ग्रंथ की रचना अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में की है। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य के बाद गद्य साहित्य की। गद्य साहित्य आदिकाल में काव्य पर्याप्त मात्रा में रचा गया। कुछ प्रयास गद्य रचना के भी हमें नजर आते हैं। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आदिकाल में कौन कौन सा गद्य साहित्य लिखा गया। पहला है कवि रोड़ा के द्वारा लिखा गया राउलवेल। राउलवेल ये चंपू काव्य है और चंपू काव्य वह काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। रोड़ा नामक कवि ने 10वीं शताब्दी में राउल नामक नायिका के नक्शिक सौंदर्य का चित्रण श्रृंगार परंपरा में किया। इसमें पद्य के साथ गद्य का भी प्रयोग किया गया है और ये हिंदी का पहला चंपू काव्य है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिसमें राजस्थानी प्रमुख। कवि ने नायिका राउल के रूप सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य का भी अनुपम चित्रण किया है। इस तरीके से रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया राउलवेल एक चंपू काव्य है और ये हिंदी का पहला चंपू काव्य है। फिर है दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे और इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण के नाम से एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ की रचना की। फिर है मैथिल कवि ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी गद्य में रचित इस पुस्तक का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कराया था और वर्ण रत्नाकर ग्रंथ की रचना मैथिल कवि ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने की थी, जिसमें गद्य शैली में नायिका का वर्णन किया है। ये ग्रंथ एक शब्दकोश सा नजर आता है। हिंदी गद्य के विकास में राउलवेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं आंका जा सकता है, वह भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आदिकालीन साहित्य के रूप में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य का हम विवेचन करते हैं। ये 6 प्रकार का साहित्य आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।